जी, हमें यही विभा जी, हमें लग रहा 5 साल ये अवसर आपको मिलेगा अभी। विभा जी, ये अवसर 5 साल मिलेगा, आप इनकी नीतियों की समीक्षा आराम से करिए और अपनी भी समीक्षा करिए, क्योंकि अपनी समीक्षा बेहतर करिएगा तभी आगे के रास्ते खुलेंगे, नहीं तो शायद ये रास्ते बंद हो जाए। ये जो स्थिति आ रही जो दिख रहा है हमको, नहीं, स्थिति हमारी बेहतर होगी बिल्कुल, लेकिन चलिए संभावना बना रखिए। मैंने ये कहा कि बीजेपी का अभी जो रिजल्ट नहीं आया, आप एक दूसरे को पक्ष सर 2 बजे तक अनूप जी, रुझान है, रिजल्ट का 12 बजे इंतजार तक करिए, कुछ खत्म हो जाएगा। अरे रुक जाइए, थोड़ा इंतजार का भी तो बिल्कुल, हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि कानपुर से राजेश श्रीवास्तव जी हैं। राजेश श्रीवास्तव जी, क्या स्थिति है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ नौबस्ता गल्ला मंडी में कानपुर नगर के कानपुर सीट संख्या 43 और अकबरपुर 44 के 4 असेंबली सेगमेंट और मिश्रिक की 1 असेंबली सेगमेंट के काउंटिंग चल रही है। यहाँ पे नियत समय से थोड़ी देर से शुरू हुई है, तो इसलिए अभी कुछ स्थिति बन नहीं पा रही, कुछ निकल के आ नहीं पा रहा है सामने पूरा। जी बिल्कुल, बाकी सुरक्षा और बाकी व्यवस्था नहीं, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता की गई है, त्रिस्तरीय लेवल में करी गई है और बिल्कुल टाइट है। चलिए राजेश जी, निगाह बनाए रखिए और जैसे ही कुछ हो हमको बताइए, चूंकि वहां से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और श्री प्रकाश जायसवाल जी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बड़े चेहरे हैं, इसलिए वहां हमारी निगाह बनी रहेगी। राजेश जी धन्यवाद। हेमंत जी, संस्कृत से और पूरे जो स्थितियां हैं उनसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा कि राम से जोड़े, कृष्ण से जोड़े और काशी जाकर के उनके मंदिर की सूरत पूरी व्यवस्था बदली और फिर लोगों के बीच गए, वहाँ जिस तरीके से इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ में पैर धोए, इस सब का परिणाम आपको दिख रहा है ना इसमें? बिल्कुल दिख रहा है, पहले से दिख रहा था। और एक बात बता दूं, गाँव में पहले जब शादी ब्याह होता था तो जिसको मालूम होता था कि मई में शादी है तो वो मार्च से ही अपना कपड़े धुलवाना इस्त्री करना रख देता था। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि बारात के एक दिन पहले तैयार होते थे तो कहीं पान की पीक लगी रहती थी, कहीं बटन टूटी रहती थी, कपड़ा प्रेस नहीं होता था। तो मुझे जो बुनियादी फर्क दिख रहा है, हंसने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2017 का असेंबली इलेक्शन समाप्त होने के बाद से लगातार चुनाव लड़ रही थी, उसकी तैयारियां मुकम्मल चल रही थी। 2.5 साल और 2.5 महीने में बहुत फर्क होता है, 12 गुने का फर्क होता है। तो चुनावी प्रबंधन में मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 12 गुना नहीं बल्कि 25 गुना आगे थी। इस चीज को समझना चाहिए था, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपको अतीत से जरूर सबक लेना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी पोजीशन पे हैं, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पिछले 3 दशक से कांग्रेस राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा सा गौर स्थान उसका हो गया है, दुखद है। लेकिन मैं फिर एक बात कर रहा हूँ, देखिए रामेन, देखिएगा ये परिणाम, अगर जो ट्रेंड आ रहे हैं, अगर इसी हिसाब से परिणाम आए या जैसे एग्जिट पोल के जो संकेतक थे अगर ऐसा आया तो जो 3 दशक का क्षेत्रीय छत्रपों का साम्राज्य बड़ा काल था ये अवसान काल में बदल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही, पॉलिटिक्स के लिए गंभीर बात है, लेकिन बड़ी बात है, देखना पड़ेगा। तो मैं खाली एक बात कर रहा था, इतिहास से सबक लेना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हमारे सामने है, गुजरात के चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री को क्या कहा था, मुझे कहने में शर्म आ रही है, लेकिन नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। आपने उसका रिएक्शन देखा था, जबकि कांग्रेस नेक टू नेक फाइट दे रही थी वहां गुजरात के चुनाव में। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की थी। मुझे लगता है, मैं इलेक्शन के दौरान मैंने कई चर्चाओं में बात कही, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिसास्ट्रस हो सकता है या बैक फायर कर सकता है। ये जो चौकीदार चोर है वाली लाइन है, बिल्कुल हम आप देखिए, सबने तो नरेंद्र मोदी पर अटैक किया, हर जगह अटैक किया। अब मैं फिर कह रहा हूँ, कैंपेन में कितना फर्क दिखा कि नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो बिजनौर में अगर सपा या बसपा के किसी आदमी ने अतीत में गलत काम किया होगा उसको इशारे से इंगित कर देते हैं। आप डुमरियागंज जाते हो, आप बलरामपुर जाते हो तो आप सिर्फ नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हो। बिल्कुल, ये मुझे लगता है लोकल इश्यूज अपोजिशन ने प्रॉपर्ली नहीं उठाए। दूसरी बात, अपोजिशन की तैयारियां नहीं थी। 2.5 महीने पहले आपने गठबंधन किया, गठबंधन के बाद आपके वर्कर्स के बीच में जो बसपा के इवन कोऑर्डिनेटर और इनके पदाधिकारी हैं उनके बीच में कोई बैठक नहीं हुई। आप कंस्टिट्यूशन क्या करोगे? हेमंत जी, राजकुमार जी हमारे साथ हैं प्रयागराज से। राजकुमार, कितनी मतगणना हो गई है अब तक और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? चूंकि आपके क्षेत्र में प्रयागराज और फूलपुर 2 लोकसभा सीट है, क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो दोनों ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बैलेट पोस्टल की अभी मतगणना हुई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी फूलपुर से केशरी देवी पटेल और अगर इलाहाबाद सीट से बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी दोनों ही आगे चल रही हैं। हालांकि कुछ देर के बाद रुझान भी आएंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि 4 बजे के बाद ये घोषणा हो जाएगी कि आखिर इलाहाबाद सीट से और फूलपुर सीट से कौन प्रत्याशी विजय होता है। जी, गठबंधन के प्रत्याशी पंधारी यादव जी की क्या स्थिति है फूलपुर में? देखिए, अभी पोस्टल बैलेट की है और उनकी जो स्थिति है, हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, अगर 5 विधानसभा की बात करा जाए तो 5 विधानसभा इस से आते हैं। ऐसे में कई जगह पर उनके वोट मिलने के चांसेस हैं, लेकिन ये करीब 11:30-12 के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर पंधारी यादव वो टक्कर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो अगर हम अभी सूत्रों की माने या फिर अगर बैलेट पोस्टल की बात माने तो इस समय केशरी देवी पटेल फूलपुर से आगे चल रही है। जी बिल्कुल केशरी देवी, धन्यवाद राजकुमार जी आपको सूचना देने के लिए, हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। चंद्रमोहन जी, आपने सबको सुना है, हमें लगता है कि आपको पूरा बयान देना चाहिए। मोदी ब्रांड, संगठन और राष्ट्रवाद, इसमें उलझा दिया आपने पूरी पार्टियों ना 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 जिनको समझ नहीं थी वो उलझ रहे थे। अच्छा, अब जो समझने को तैयार नहीं है, जिनको जिद्दीपन है, कि जिनको अहंकार है, वो उलझ रहे थे। हम तो सीधे साधे सात्विक लोग हैं और सात्विकता के पर विश्वास करते हैं। अब जिनको उलझना है वो उलझ रहे थे। वो मुद्दे जो बात हेमंत जी ने अभी कही, बहुत मार्के की बात हुई थी और बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हेमंत जी जाने जाते हैं। तो हेमंत जी ने बिल्कुल साफ कहा, हम तो बिजनौर में चुनाव लड़ रहे थे, तो बिजनौर में हमारा बूथ अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा था। इनके तो हर जगह एक ही बात थी, गठबंधन। अब मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर मुझे पूछने का हालांकि आवश्यकता नहीं है, आज का दिन भी नहीं है, ये आत्मावलोकन का दिन होता है, सबको आत्मावलोकन करना चाहिए। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें आगे जाने के लिए, जो आगे हैं उन्हें और आगे जाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हेमंत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अखिलेश जी 2017 के चुनाव परिणाम के बाद में 75 में से कितने जिलों में गए? जाके वहाँ कार्यालय की अपने की स्थिति देख लेते कि भाई शिवपाल जी, अखिलेश जी का जो डिवीजन हुआ है उसके बाद में हमारे कार्यालय में क्या स्थिति है। बहन जी पर भरोसा था सर? नहीं, वही बात है। और बहन जी को कुछ सीटें मिलेंगी, कुछ सीटें मिलेंगी, हाँ कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहन जी की कोई तस्वीर हमने ऐसी देखी क्या कि बहन जी किसी गरीब दलित के घर में जा रही थी? क्या कोई तस्वीर देखी हो तो आप बता दो मुझे। कहीं नहीं देखी। बहन जी का भी अहंकार, बहन जी का अहंकार, और मैं आपसे कहूंगा कि नामदारों का अहंकार हमारे प्रदेश की सम्मानित जनता तोड़ने जा रही है और टूटता हुआ दिख रहा है। हम जैसे हमारे कार्यकर्ता, मैं रामपुर का चुनाव प्रभारी था, आज जो परिणाम आएगा हम स्वीकार करेंगे, तो हम रामपुर में जीतने की भावना से काम कर रहे थे कि हमको चुनाव जीतना है। हम कन्नौज को जीतने की भावना से चुनाव लड़ रहे थे। अभी मेरे बैठते बैठते रायबरेली का जिक्र करते हुए हेमंत जी कह रहे थे कि देखो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर दिनेश प्रताप सिंह। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे आजमगढ़ हो चाहे रायबरेली, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम अमेठी भी जीतेंगे, आजमगढ़ भी जीतेंगे। हम जीत के विश्वास के साथ, अपने काम के विश्वास के साथ, मोदी जी के व्यक्तित्व के साथ हम जनता की अदालत में थे और हमने कहा हमें गाली दो, हम गाली को गहना बनाकर पहनेंगे, आप हमें जो चाहे वो गाली दो। विभा जी क्या है भारतीय जनता पार्टी पर आपका? सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी आगे चल रही हैं और अभी इससे पहले रायबरेली से कांग्रेस आगे चल रही है। ये 2 अपडेट अभी तक आए हैं। देखिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लीजिए। जिसकी बातों के जाल में मैं कहूंगी प्रभु श्री राम फंस गए। उन्होंने इस आशय से इनकी सरकार बना दी, यदि ये धर्म में आस्था रखते हैं, कि केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सब में बना दी कि राम मंदिर बन जाएगा, भव्य राम मंदिर बन जाएगा। मेरी बातों को पूरा होने दीजिए, मैं कह रही हूँ। भगवान को बख्शिए, सुनिए, भगवान को तो जब आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं बख्शते हैं, मैं बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको चंद वोटों के लिए दलित बना देते हैं, जात से ऊपर वाले, तो वहां पे भी बोलना चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हनुमान जी को उसमें ना, मैं कहूंगी, मेरी बात तो पूरा होना है, लेकिन जिस मायावती जी की बात ये कह रहे हैं कि उनको अहंकार है बड़े लोगों को, उसकी सरकार 4 बार समर्थन देके बीजेपी ने बनाई है, ये क्यों बोल गए?
बिल्कुल। तो जब ये चलिए। समर्थन देते हैं चलिए, किसी अनूप को जी, तो अनूप अच्छे जी, हो अनूप जाते जी, हैं, जी। और यदि एक तरफ गठबंधन हम नरेंद्र करते मोदी जी हैं का तो बुरे हो परिवार जाते है। हैं। जरा ये प्रवक्ता एक बता दें हमारे एक तरफ बीजेपी नरेंद्र के, मोदी जी बीजेपी के, अरे छोटा करके विवाह जी, क्यों अपनी बातों से विवाह जी, भटकते हैं ठीक है, भाई? ठीक है, जवाब हो गया देना ना, सीखें आप जवाब आपको राजनीति मिलेगा, में। जवाब आपको मिल रहा है ना। देखिए लोकसभा का जवाब मिल रहा है। अरे सर मैंने सर कहा ना विवाह कि जी, जनता भी विवाह जी, अभी विवाह जी, आवरण छटते छटते विवाह जी, छटेगा। विवाह जी, विवाह जी। अनूप जी, हमारा सवाल ये है कि जी, एक तरफ जी। मोदी जी का परिवार है, एक तरफ गांधी परिवार। मोदी जी लगातार कहते रहे हैं कि वो नहीं चलेगा, राजशाही तो इस देश में नहीं चलेगी। हाँ, तो बिल्कुल। क्या लगता है कि देखिए जनता ने स्वीकार किया है आप? मोदी जी जो परिवार है, जी, तो मैं बिल्कुल उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं मेरी। उनकी पत्नी है जो कभी कभी वो तो मायावती जी कह चुकी कि अब आप सुनते क्यों सुन नहीं लीजिए ना, महाराज? व्यक्तिगत सुना आप करिए, आक्षेप ऐसा कर रहे हो, नहीं। ये गलत बात है ना। व्यक्तिगत आक्षेप आप दूसरी तरफ पत्नी गांधी पर जा रहे परिवार हो। को हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एक सर अनूप जी, ऐसा नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए, बात ही नहीं करो। नहीं बात आप मेरा सर आंसर अनूप पूरा जी, क्यों अनूप नहीं जी सुन रहे? पर्सनल आक्षेप मत करिए, फिर वही बात। इसी में ये हार आप रहे हो decide आप सुन करोगे। नहीं रहे हो, ये आप पूरी decide कांग्रेस की करोगे। ये आप स्ट्रेटजी डिसाइड करोगे है। ये कौन सी एफिडेविट बात में है? नहीं, आप एफिडेविट व्यक्तिगत आक्षेप, नहीं, आप ऐसे कैसे? सामाजिक बात कर रहे हैं, आप आप व्यक्तिगत छोड़िए, जा रहे आप ऐसे हो। नहीं। नहीं ऐसे क्या नहीं है, कैसे कैसे होगा? ऐसे बिल्कुल नहीं आप है। व्यक्तिगत आप आक्षेप करने लगोगे किसी पर। एफिडेविट में नरेंद्र मोदी जी एक बार मेंशन करते हैं, दूसरी बार मेंशन नहीं आप करते। कैसे आप सरकारी सुनिए, आंकड़े, मायावती सरकारी जी, आंकड़ों को मायावती decide जी यही नहीं कह के करते। चले, क्या चलिए बात करते हैं आप? ऐसे जो बायस्ड होके बात करेंगे, चलिए, ये तो बात उमा नहीं शंकर हुई। दुबे जी ये लखनऊ कैसे से बात हमारे होगी? साथ हैं, एक मैं उनसे बार अपडेट ले एफिडेविट लेता में हूं। वो नरेंद्र मोदी जी अपने जो है परिवार का मेंशन करते हैं। चलिए, अभी दूसरी बार इस सवाल mention पर नहीं फिर आ रहे करते। हैं। बैठ तो जाइए, आप शांति इस से बैठिए, तरीके से शांति से biased होके बैठिए, बात नहीं शांति से करेंगे। बैठिए, आप डिबेट बैठिए, नहीं, आप बिल्कुल। शांति से बात, हम शांति से बात करेंगे, बैठिए, शांति लेकिन आप इस तरीके से व्यक्तिगत बात नहीं आक्षेप न करेंगे। करिए। नहीं, एक तरफ ये अच्छा नहीं लगता, आपने परिवार ये की अच्छा बात नहीं की। लगता। नहीं, परिवार के सीक्वेंस किस सीक्वेंस से बात कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हो आप? आपको दर्द आप क्या बता रहे हो हमको? काहे इतना हम ऐसी बात बात कर, नहीं है। गलत बात है ना ये। आप मुझे लगता है हम बात कर रहे हैं सत्ता सुख की, आप व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हो। ये व्यक्तिगत आक्षेप का सेंटर नहीं है, आप कर चुके हो, आप रैलियों में कर चुके हो, उसका परिणाम आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की बात, हम परिवार की बात, अरे साहब, हम सत्ता परिवार संचालन की बात कर रहे हैं। सर, नहीं, सर, गलत बात। नहीं, गलत तो आप कर रहे हैं। आपने एक तरफ गांधी परिवार की चलिए, बात की, उमा जी, दूसरी उमा जी, तरफ लखनऊ आपने से जो क्या है अपडेट है आपके पास? मैं नरेंद्र उमा मोदी जी को के सुन लो। परिवार की बात कर रहा हूँ, आपको जो है पता नहीं क्या हो जाता है। अरे सुनना सुनिए, उमा जी को सुन लीजिए। उमा जी, क्या अपडेट है लखनऊ से आपके पास? गजब कर रहे हो। से रिजल्ट रुका हुआ है और जो अंदर खबरें आ रही हैं कि वो तीसरे राउंड का जो काउंटिंग चल रही है और पहले राउंड के ही जो लगभग 9:30 बजे रिजल्ट आ जाना चाहिए था, उसको जिला प्रशासन डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है। कुछ तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि चूंकि लगभग 10 बजने जा रहे हैं और अभी तक पहले राउंड का रिजल्ट नहीं आ पाया है। और खास बात यह है कि लखनऊ के दोनों सीट, लखनऊ और मोहनलालगंज की सीटों पर पिछले आधे घंटे से रिजल्ट रुका पड़ा है। जी बिल्कुल। उमा जी, कब तक आएगा पहला परिणाम, क्या लग रहा है? देखिए रामिन, अभी जो रिजल्ट जो अंदर खबरें निकल के आ रही हैं उसमें राजनाथ सिंह और बीजेपी के मोहनलालगंज सीट से वो भी दोनों सीटें बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन जो मोहनलालगंज की सीट है उसमें जो मार्जिन है वो लगभग 150 से 200 वोटों का अंतर है, लेकिन राजनाथ सिंह की मार्जिन ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन चूंकि प्रशासन अभी कुछ तकनीकी कारणों से रिजल्ट डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है रामिन, इसलिए उसको बहुत क्लियर नहीं कहा जा सकता है। उमा लेकिन शंकर अगर जी, आप निगाह बना रखिए, जैसे ही रिजल्ट आता है हमको अपडेट करिएगा। अनूप जी, एक बार फिर आपके पास आएंगे, आपका वो सवाल अधूरा रह गया था और कोई पार्शलिटी नहीं है, लेकिन हमारी एक एडिटोरियल पॉलिसी है, हम इस तरह चिल्ला के और किसी पर आक्षेप लगा के बहस नहीं करते। सुनना चाहिए आपको, ठीक है, हम सुनना हमारी चाहिए। बात सुन लीजिए, हमारी आपका जो एडिटोरियल सवाल- पॉलिसी है आप जब उसको हम सवाल तय करेंगे। करेंगे, नहीं, अनूप जी, आप एजेंडा आप नहीं तय करोगे, मैं हमारी एजेंडा बात सुन नहीं लीजिए दे रहा ना। हूं। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता चलिए, हूं, और धर्मेंद्र मैं जी का spokesperson हूं। धर्मेंद्र यादव जी का हाँ। बयान सुन लीजिए, उसके बाद फिर आते जी, हैं आपके पास। मैं अपनी बात जी, मैं रखूंगा। धर्मेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं उनका बयान सुन लेते हैं। हमारे महागठबंधन को ऐतिहासिक समर्थन दिया है और जिसका परिणाम मैं समझता हूँ दोपहर बाद रुझान के तौर पे या कुछ देर बाद शाम तक आते आते परिणाम के तौर पे पूरे देश के सामने होगा। मुझे कोई शंका नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। 70+ हमारा गठबंधन होगा और सिंगल डिजिट में बीजेपी होगी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बजे तक आप इसी रुझान को देखोगे। ईवीएम को लेकर कुछ भ्रांतियां फैली हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो कोई चीज़ झूठ तो नहीं है। जो बातें हैं मीडिया, सोशल मीडिया, लोगों के पब्लिक के माध्यम से सब चीज़ें बाहर हैं। अभी आयोग और अधिकारियों को देखना चाहिए था आखिर ये ऐसी व्यवस्था क्यों जगह जगह गाड़ियों में ईवीएम मिल रही है। ऐसा भी नहीं कि ईवीएम से पहली बार चुनाव हुआ है, 2002 से अब तक लगातार हो रहे हैं। पहले कभी इस तरह की बातें देखने को नहीं मिली थी। फिर आदरणीय ममता जी ने कहा कि आखिर बंगाल में कहीं ईवीएम क्यों नहीं बरामद हो रही है। तो जो बंगाल में नहीं हो रही है
तो वहाँ उनके सख्त प्रशासन के कारण नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग किसी न किसी चीज़ से प्रभावित जरूर हैं, अन्यथा ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। बिल्कुल, कोई सब कुछ हार कर भी बाजी जीत लेता है, कोई मन बहला कर सत्ता की चाबी जीत लेता है। और ईवीएम तो रखेल है सियासत के ठेकेदारों की, जब जो चाहे आकर उसकी इज्जत लूट लेता है। इसके अलावा बचा क्या है? जो लोग हार रहे हैं उनकी पूरी गुस्सा ईवीएम पर निकली। अगर ईवीएम बोल पाती होती तो क्या बोलती, बड़ा मुश्किल से काम है। बिल्कुल जी, आपने ईवीएम का जिक्र किया जी, मैं आपके बिना पूछे एक चीज बोलूंगा जी। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, अभी एक हफ्ते पहले मैंने ट्विटर पर लिखा जी, मैंने कहा कि इस बार जो माहौल दिख रहा है, मुझे सबसे बड़ी दया बेचारी ईवीएम पा रही है और एग्जिट पोल आते ही ईवीएम की शामत आ सकती है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मैंने एक हफ्ते पहले लिखा था। वोट देंगे। एग्जिट पोल आते ही, परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट पोल आते ही ईवीएम की शामत आ सकती है। विभा जी, ईवीएम पर सवाल उत्तर प्रदेश में उठ रहे हैं। हालांकि एक सवाल को लंबा कर दें हम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई जगह ऐसी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां भी ईवीएम के लिए दिग्विजय जी जा रहे हैं कि ईवीएम सुरक्षित है कि नहीं साहब। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये तो लोकतंत्र का नुकसान नहीं हो रहा है इससे? ईवीएम के खिलाफ आप खड़े हो। देखिए, सबसे पहली बात, मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही जानकार पत्रकार है, जमीनी पत्रकार है, मैं इनका सम्मान रखते हुए ये बात कहूंगी कि ये केवल विपक्ष नहीं कह रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं शपथ लेके कहती हूं अपने कैरियर की कि मैं जब चुनाव प्रचार में, जब डोर टू डोर प्रचार कर रही थी, तो कई वर्कर्स ने, कई महिलाओं ने और कई लोगों ने ये कहा कि बहनी ओटवा तो हम दबाइत है, लेकिन अब की बार कहीं जो है फुलवाप ना चला जाए। तो ये सत्यता थी, ये मैं शपथ लेके अपने राजनीतिक कैरियर पे डाल के ही बता नहीं रही थी आपको। तो नहीं, ये जनता के मन में भी ये कहीं ना कहीं, सुनिए, जो हंस रहे हैं, ये जनता के मन में भी शंका है कि कहीं ना कहीं ये चीज, अगर वरिष्ठ पत्रकार जमीन पे मेरे साथ उस अभी अगले चुनाव में रही हूँ, तो अगर वो चलेंगे तो उनको भी ये सुनने को मिल जाएगा। तो जनता भी ये सवाल उठ रही है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र एक ऐसा तंत्र है जैसे बीजेपी या कोई भी हेमंत जी की टिप्पणी लेते हुए क्योंकि इन्होंने मेरा जिक्र किया है, बोलने का अधिकार है, तो लोग समाजवादी सुनिए ना आप दो शब्दों में। तो ये हमारे लोकतंत्र का, ये हमारे संविधान का रवैया है कि कोई भी एक आदमी असंतुष्ट है, यदि ईवीएम पे सवाल उठा रहा है, तो उस पे बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या है? ये तो हम पहले से ही कह रहे थे। समाजवादी पार्टी की ओर से, चूंकि मेरे नाम का मेंशन किया गया है, बिल्कुल, और शायद अखिलेश यादव जी को भी पता है कि मेरा काम ही यही है, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमता हूँ। क्षमा कीजिएगा, मैं 46 संसदीय क्षेत्रों में गया हूँ, शायद आपको इतना वक्त न मिला हो, आपको चैनल्स पर रहना पड़ता रहा हो, आप देख 2-4 जगह गई होंगी। लेकिन ये है चुनाव में विभा जी, ये तो बड़ी समझदारी वाली बात है कि चुनाव में किसने किसको वोट दिया किसी को जल्दी बताता नहीं है। और सुनिएगा, मैंने अपनी पत्नी से पूछा, उस दिन लखनऊ वोटिंग हुई, हमने किसको वोट दिया, राजनाथ को दिया या किसको दिया? एक मिनट प्लीज, नहीं, ये तथ्य है, ये तथ्य जानना आवश्यक है। मेरी पत्नी मुझको नहीं बता रही किसको वोट दिया श्रीमान जी, मैंने मजाक पूछा था। तो जनता अगर आपको बताती तो रिजल्ट बहुत। हम अपने सहयोगी आशुतोष जी के पास चलते हैं, जो न्यूज रूम में है। क्या अपडेट है न्यूज रूम से, आशुतोष जी? हाँ, बोलिए। बिल्कुल रामेन, जिस तरीके से ये अभी तक रुझान वो सामने आए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हौसला देने वाला है, काफ़ी खुश करने वाला है। जो लगभग 300-350 सीटों की टैली आप लगातार हमें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो साफ बता रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये रुझान जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अभी लगभग 2 घंटे का जो है ये मतगणना हुई है। 2 घंटे के बाद परिस्थितियाँ क्या होंगी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लगातार जिस तरह से जो मतगणना चल रही है, यहाँ हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे साथी जो है लगातार उस पर जो है निगाह बनाए रखे हैं। लेकिन रामेन, जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, वो ये गौर करने वाली बात है कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों जनता के बीच में गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की बात की थी, गरीबी हटाने की बात की थी, कांग्रेस पार्टी ने 72,000 न्याय योजना लेकर के आए थे। लेकिन जो परिणाम दिखाई देता है, जो रुझान बता रहे हैं, वो साफ तौर पर इस इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
के राष्ट्रवाद पर जनता ने कहीं ना कहीं ज्यादा अपना अभिमत व्यक्त किया है। हमारे साथ एडीआर के एक्सपर्ट हैं अजय प्रकाश जी। अजय जी, लगातार जो ये हमारे सामने रुझान दिखाई दे रहा है, मुद्दा ये दिखाई दे रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई थी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के गई थी और विपक्ष गया था, जनता ने विपक्ष के उन मुद्दों पर ज्यादा नहीं गौर किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के बात पर ज्यादा गौर किया है। जी देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें उन मुद्दों को जिनके ऊपर शुरुआत में दोनों बीजेपी और कांग्रेस कह रहे थे कि हम जाएंगे, चाहे वो 72,000 रुपए का मुद्दा रहा हो, चाहे वो किसान को स्ट्रांग करने का मुद्दा रहा हो, तो इन सारे मुद्दों के ऊपर गए। लेकिन बाद में पिछले 3 महीनों में अगर हम देखें तो शायद राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो अपने आप में ज्यादा पकड़ बना करके लेके चला गया, और शायद कहीं के ऊपर ये जो जातियों का आपस का एक एमलगमेशन था वो भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग जो है एक संवाद करके और आपस में स्ट्रांग वोट के एक रीजन बन गया। तो ये जो खास मुद्दा है, जब हम कहते हैं कि कास्ट वाले मुद्दे आ जाते हैं, तो अगर बाद में जातिगत चीज़ों पे ही वोट हो जाते हैं, और जो 4 साल से मुद्दे चलते रहे, हेल्थ की बात थी, कहीं के ऊपर एजुकेशन की बात थी, एम्प्लॉयमेंट की बात थी। अजय, एडीआर जो उसका सर्वे होता है, उन लगातार मैं आपके सर्वे रिपोर्टों को भी देखता रहा हूं। एक मुद्दा था भ्रष्टाचार का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर राफेल मुद्दे को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यहां तक कि मतदान संपन्न होने के बाद भी राहुल गांधी ने यह दावा किया कि सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस भ्रष्टाचार के सवाल पर बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बना या नहीं बना, कितना बना? देखिए, भ्रष्टाचार अपने आप में शुरुआत में तो एक चुनावी मुद्दा बना, लेकिन बाद में समझ में शायद ये आया कि जिस वक्त राफेल जो है हम ले रहे थे और वो लोगों के बीच में आने लगा राफेल का मुद्दा, तो कहीं ये नहीं दिखाई दिया कि इसके अंदर रियल ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ है। जिस तरह से इसके पहले बोफोर्स में बात हुई थी, तो बोफोर्स में ये दिखाई देता था कि शायद कहीं के ऊपर पैसे का लेन देन ऑलरेडी हो चुका है। तो जो हमारी जनता थी, जनता को शायद ऐसा प्रतीत हुआ कि ये राफेल का मुद्दा उस तरीके से नहीं सामने आया है, जो करप्शन दिखाया जा रहा है ये करप्शन उसी तरीके का है। अजय, एक छोटा सा सवाल जो है इसके साथ मैं और जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से रुझान इस सामने दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, खासतौर पर जो जातीय समीकरणों के लिए जाने जाते हैं, ये जातीय तिलस्म आपको क्या टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके के रुझान अभी आ रहे हैं उसके अंदर बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। शुरुआत में तो ये समझ में आ रहा था कि शायद जो हम लोग बात करते हैं कि यादव हैं, मुस्लिम वोट हैं और बैकवर्ड वोट हैं, ये आपस में एक साथ साथ आ जाते हैं, लेकिन कहीं पे शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो वोट भी जो है वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं और राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो इस कास्ट के मुद्दे के ऊपर बैठ रहा है। बिल्कुल रामेन, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, ये स्पष्ट संकेत करते हैं कि जब परिणाम हमारे सामने आएंगे तो वो परिणाम कहीं ना कहीं कोई न कोई संदेश और मैसेज देकर के जाएंगे। अभी तक का संदेश यही है कि विपक्ष के गरीबी, विपक्ष की न्याय योजना, विपक्ष के तमाम सारे वादों और दावों पर जनता ने भरोसा नहीं किया है बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के नारे पर। ओवर टू रामेन। बिल्कुल आशुतोष जी, हमारे जो पैनल में लोग बैठे हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं ये आंधी है या सुनामी है, बहुत संकट में है, लोग एसेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दर्शन साहू हमारे साथ सुल्तानपुर से हैं, पहले हम उनसे अपडेट ले लें। दर्शन जी, क्या है आपके पास अब तक का अपडेट? रोमन जी, अब तक का जो अपडेट है बीजेपी के लिए थोड़ा सा दुखद है। बीजेपी तो शुरू में आगे चल रही थी, लेकिन अब गठबंधन प्रत्याशी चंद्रभद्र सोनू सिंह 4,864 मतों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये अपडेट है अब तक का। ये कितने चरण की मतगणना हो गई है? ये चौथे चरण की मतगणना यहाँ पे पूरी हो गई है। 5वें चरण की मतगणना चल रही है। मतगणना लगभग 1 घंटे लेट से जो है यहाँ पे शुरू हुई है। बिल्कुल दर्शन जी, आप निगाह बनाए रखिए, हम इसी तरह अपडेट लेते रहेंगे। वहाँ गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू आगे चल रहे हैं मेनका गांधी से, जो सुल्तानपुर का अपडेट अभी आया। हेमंत जी, बात ईवीएम से उठी थी कि उसकी इज्जत क्यों दांव पर लग जाती है हर बार? ये बड़ा तकलीफ की बात है। हम बार बार कहते हैं, हम मानते हैं, ये स्थापित सत्य है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और जब विदेशी मीडिया हमारे बारे में इस तरह की बातें लिखता है, अब आज न्यूयॉर्क टाइम्स और 2-3 अखबारों की रिपोर्ट आप देख लीजिए, ये बहुत कष्टदायक है, बहुत शर्मनाक है। हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग अपने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए, अपनी एकता को मजबूत बनाए, ये सबसे बड़ी हमारी ताकत है। लेकिन ईवीएम को लेकर के जिस तरीके के सवाल उठाए गए, मतलब आप एकदम रैंडम सर्वे करवा दीजिए तो लोग हंसेंगे, ज़्यादातर लोग इस बात पे हंसेंगे,
ठीक है, तकनीकी गलतियां कहीं हो सकती हैं, लेकिन एक साथ अपोजिशन खड़ा होकर के, ये मैं सत्य बता रहा हूं, हो सकता है हर, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक तो सबको अधिकार मिलता है, आदमी अपनी बात कहे, एकदम आपको अपनी स्पीच का अधिकार है, सारी चीज अधिकार है, लेकिन कुछ चीजों से जरूर परहेज करना। आप मैं एक सवाल करता हूं, अपोजिशन मतलब यहाँ बैठे हैं दो पार्टियों के, क्षेत्रीय सत्र के बड़े प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे दे, कितने नेता जाकर के उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, कहते हैं, कितने नेता कहते हैं कि तुम गलत हो, तुम झूठ हो, कह के देख ले, तुरंत सजा मिलेगी, वहां डरते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन, इससे लोकतंत्र को नुकसान नहीं हो रहा है, क्षरण हो रहा है, लग रहा है भरोसा टूट रहा है। मैं आज बता दूं, जब नवीन चावला को लेकर के इस तरीके की बातें अपोजिशन उठाता था, तब भी मैंने बात कही, हमने कि इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस पर अविश्वास करेंगे तो फिर इसका मतलब आप जनता पर कैसे विश्वास कर पाएंगे? बिल्कुल चंद्रमोहन जी, हम आपको ले चलते हैं मथुरा, हमारे संवाददाता उमर कुरैशी वहां मौजूद हैं। उमर, क्या स्थिति है? फिल्मी दुनिया के लोग आगे चल रहे हैं कि राजनीति के लोग? जी रामेन जी, मथुरा लोकसभा में 9000 मतों से हेमा मालिनी जी आगे हैं और दूसरे नंबर पर गठबंधन रालोद प्रत्याशी कुमार नरेंद्र सिंह जी हैं सर। बस अच्छा, ये अब तक का कितने चरण का मतदान हो चुका है, मतगणना हो चुकी है? सर 2 चरण का मतदान हो चुका है सर अभी। जी चलिए, हेमा मालिनी जी आगे चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है और लगातार हम लोग उनको देखते रहे, उमर आप भी भेजते रहे हो, उन्होंने विकास में गहरी रुचि रखी, मथुरा के मामले पर, पर्यटन के मामले पर एक बड़ा काम किया है, अच्छा है। चलिए, निगाह बना रखिए उमर जी, जैसे आपको नया अपडेट हो आप हमको दीजिएगा। चंद्रमोहन जी, जो अपडेट उत्तर प्रदेश के अब तक आ रहे हैं, लगभग 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही, कैसे किया ये काम? परिश्रम से, दिन रात परिश्रम से। मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, लेकिन आगे बढ़ के मैंने कहा, पार्टी नेतृत्व ने कहा कि रामपुर जाओ। रामपुर का कोई सामाजिक, रामपुर में भी भाजपा आगे, हाँ, रामपुर का कोई सामाजिक समीकरण भाजपा का समीकरण नहीं था जी, लेकिन हमने अपने परिश्रम के द्वारा सामाजिक समीकरण को चुनौती देने का प्रयास किया, विनम्रता पूर्वक किया। हम जाके गए, परिश्रम किया, और हमारे सभी कार्यकर्ता, आज आप बताओ किसी पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसने बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर बूथ अध्यक्ष से संवाद किया उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी हर लोकसभा क्षेत्र में जाके अपना विषय रखा लगातार। ऐसे मुख्यमंत्री जो एक साल में सभी जिलों में चले जाते हैं, सभी जिलों में जाके हम अपने विकास की, अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कुंभ को भव्य भी करते हैं, दिव्य भी कुंभ करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं भव्यता दिव्यता के लिए, और उस कुंभ की जो प्रशंसा होती है स्वच्छता के लिए, तो उस स्वच्छता के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके पैर धोने का काम भी करते हैं। तो हमारी विनम्रता ये है कि हम तो स्वेच्छाचारियों के पैर धो के उनका सम्मान बढ़ाते हैं। तो हम जब आज हमारा तो ये है, हम ये नहीं, जब हम स्वच्छता अभियान शुरू करते हैं तो मेरे को कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लोग उस पर टिप्पणी करते हैं कि स्वच्छता अभियान क्यों चला रहे हैं। तो लोग लगातार टिप्पणी करना, आप देखो मतलब महामिलावट की पराकाष्ठा क्या, भारत की जो सनातन परंपरा है, भारत की जो संत परंपरा है, उसका भी अपमान करोगे आप? कहां जाके रोकोगे आप? कहां जाके खड़े हो गए आप? जिस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है वो शब्दावली आप प्रयोग करोगे? आप औरंगजेब कहोगे हमको? आप हमको दुर्योधन कहोगे? आप कौन सी गाली नहीं दोगे आप हमको? महाराजगंज से पंकज चौधरी जी आगे चल रहे हैं और धर्मेंद्र यादव जी पीछे चल रहे हैं 2500 वोटों से। अनूप जी, क्या कहाँ चूक हो रही कांग्रेस से? बड़ी संभावनाएं थी, 72,000 न्याय का नारा, कहाँ चूक हो रही? लीडरशिप ने 3 विधानसभाएं आप जीत के आए, उसके बाद लोकसभा में हाल है जी। थोड़ा मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल, पूरा मौका है। जो भी हमारा चुनाव प्रचार रहा, हमने घोषणा पत्र दिया और मुझे पूरी उम्मीद है ये रुझान है, रिजल्ट में जब ये चीजें बदलेंगी, ये देश देखा है 5 साल के अंतर्गत जो 15 लाख का जो है जुमला फेंका था, आज तक कोई भी मुझे भारत में कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको 15 लाख रुपए मिले हों। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, वो नहीं मिले हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में किसान की आय दुगनी करने की बात तो ठीक है, वो हुई नहीं साहब। जो है डीएपी और यूरिया का बोरा 50 किलो का था तो 45 किलो का हो गया। घर में खेती किसानी के लिए किसान जो है पहले फसल बो देता
था, फिर निगरानी कर देता था, रोज नहीं जाता था। छुट्टा जानवर अन्ना जानवरों से वो अपने फसल की सुरक्षा कर रहा है, ये किसकी देन है? तो ऐसा नहीं है कि जो है जनता नाराज नहीं है, जनता को जो है इन्होंने ठगा है। और मुझे लगता है कि फैसला मुझे 5 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। जनादेश जो भी आ रहा है उसका हम इंतजार करते हैं। दूसरी बात मैं एक चीज कहूंगा कि ईवीएम को लेके जो सवाल हो रहे थे, देखिए ईवीएम एक मशीन है और उसकी तुलना एक महिला से करना और उसकी इज्जत और ये बलात्कार, मुझे लगता है ये शब्द ठीक नहीं है। नहीं, ये रविंद्र जी ने उसका एक उदाहरण दिया था। शब्दों का इस्तेमाल अनूप जी नहीं किया नहीं, गया। आपने कहा कि वो आपने दो लाइन बोली थी, 2 लाइन अगर आप, लेकिन मुझे लगता है कि ये शब्द ठीक नहीं है भारतीय संविधान की भाषा के हिसाब से। मैंने तो शामत कहा था और अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। नहीं, वो इज्जत लूटी उसके, मुझे लगता है कि एक महिला को जो है आप उससे जो है कंपैरिजन करके नहीं करना चाहिए। वो कुछ नहीं, लेकिन मैं इसके अगर हारते भी ना, हारते और जीतने की बात नहीं। बिल्कुल, संतोष गंगवार जी का बयान है, हम सुन लेते हैं संतोष जी ने क्या कहा बरेली में। जी बिल्कुल, इस तरीके का तुलना उदाहरण मत दिया करिए, मेरा बस सिर्फ यही कहना। पूरे देश की फिगर ये कह रही है कि देश ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में जाने का मन बनाया, तो बरेली भी उसी के अनुसार काम कर रहा है। अभी पहले राउंड की पूरी फिगर नहीं आई है, आने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती, क्योंकि जो कुछ 5 वर्षों में हुआ है, देश की जनता उस पर अपना भरोसा विश्वास व्यक्त हुआ है, देश की जनता उस पर भरोसा व्यक्त कर रही है। प्रयागराज से राजीव खरे जी हमारे साथ। राजीव, क्या है प्रयागराज की स्थिति? रीता बहुगुणा जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। प्रयागराज की स्थिति ये है कि रीता बहुगुणा जोशी जो इलाहाबाद संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी हैं, वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी से आगे चल रही हैं। गठबंधन का प्रत्याशी पीछे है और भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहा है। और क्या कितने चरण तक की? जी बिल्कुल, बताइए फूलपुर का। हाँ, अभी फूलपुर की भी गणना चल रही है। अभी पहला जो राउंड है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर मतगणना कुछ देर से शुरू हो पाई है। और फूलपुर में भी आगे चल रही है केसरी देवी पटेल, भाजपा प्रत्याशी। तो दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे आगे चल रहे हैं। भाजपा से जो रीता बहुगुणा जोशी और केसरी देवी पटेल फूलपुर क्षेत्र से आगे चल रही हैं। चलिए, ये ताजा अपडेट है। राजीव जी, आप निगाह बनाए रखिए, सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप तैयार रहिए, इसलिए कि आज पूरा दिन, पूरे लोग, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश देख रहा है कि क्या पल पल घटित हो रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, और पूरे देश की निगाहें इसी पर लगी हैं। हम आपके साथ फिर दोबारा आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप निगाह बनाए रखिएगा। विभा जी, ईवीएम पर आप सवाल उठा रही थी, एक सवाल ले लेते हैं फिर आपसे। देखिए, ईवीएम पर सवाल उठाना कितना जायज लगता है? आपको क्या लगता है कि ये जायज है? लोकतंत्र का नुकसान नहीं होता इससे? अगर हम ही कोई इस तरीके की बात करें, पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं, इस तरीके की बातें नहीं की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं एक चीज कहूंगी कि एक छोटे से शब्द में, हम रहें या ना रहें, देश रहना चाहिए। बात तो देश हमेशा रहना चाहिए। जहां तक ईवीएम की आज सवाल उठाई जा रही है, मैं कहूंगी कि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं अपनी पार्टी का। यदि शंका थी, आज उठ रहा है, ये सच्चाई है। कई जगहों पे गाड़ियों में मिल रही है ईवीएम, लोग देख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के सामने आ रहा है, वो आपके उस पर भी आया होगा। लेकिन ये चीजें यदि शंका थी विपक्ष को, तो पुरजोर तरीके से चुनाव से पहले इसको लेके आना चाहिए। आज मैं ये चीज बड़ी ईमानदारी से भारत की जनता होने के नाते भी कहूंगी, नेता तो हूं मैं, इसको पुरजोर तरीके से पहले ही आवाज उठा देनी चाहिए थी। और दूसरा चीज मैं ये कहूंगी कि जो भी फैसला आएगा सर्वमान है, भारत की जनता ने जो दे दिया है। लेकिन जहां तक ईवीएम पे सवाल उठाने का बात है कि भारत की स्वतंत्रता को आंच लगती है, तो जब देश का प्रधानमंत्री, मैं कहूंगी देश की एक ऐसी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो 2 धर्मों को बांटने का जब काम करती है मंचों के आधार पर, और इनके छोटे छोटे ग्रुप, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी, जब हिंदू और मुसलमान की बात करके ये डिवाइड करने की बात करते हैं, तो इस बार तो मुस्लिम वोट भी भाजपा को मिल रहा है। विभा जी, अखंडता, मैं इस पे सवाल करूंगी। और बीजेपी ने हमेशा वोट डालो और राज करो। विभा जी,
ये चीजें खत्म हो चुकी है। इस बार तो मुस्लिम वोट भी जा रहा है। मैं कह रही हूँ खत्म तो नहीं ये ना हुई है। ये जो खत्म खाई नहीं है हुई इसको बढ़ाइए नहीं, खत्म कम नहीं करिए। हुई है। चलिए ये देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा सवाल है। नहीं, ये बांटना सवाल नहीं खतरा खत्म हो गया है। चूंकि आपकी ये खत्म राजनीति नहीं, ये यही है ना। शुरुआत आपकी है। तो राजनीति ये कैसे शुरुआत सवाल है। खत्म होगी जी। राजनीति आप उस खाई को गहरा देखिए, करिए। अंग्रेजों ने भी शासन किया था ना, अंग्रेजों ने भी शासन कर रखा था देश पे। हेमंत जी, मैं विवाह जी हेमंत जी को कभी-कभी सुनिए। देश हेमंत जी को सुन लीजिए। मैं हेमंत जी बाई इलेक्शन में फंसा दिया, गोरखपुर चुनाव जिता दिया, ये लोग फंसे रहे कि नहीं साहब जाति समीकरण से ही सब कुछ हो जाएगा, और चंद्रमोहन जी ने नीचे से सारी सीटें निकाल दी। कैसे किया है काम? देखिए, बुद्धिमान वही होता है और कामयाब वही होता है। कामयाबी निर्भर करता उसी की होती है जो हेमा मालिनी जी अतीत 13,000 मतों से आगे चल रही मथुरा से, जो अतीत से सबक लेता है। वो थोड़ा सा लंबी दूरी का घोड़ा साबित होता है, और इनको लगा कि झटका लगा है, ये बहुत बड़ा लॉस था। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की छोड़ी हुई सीटें हार जाए रूलिंग पार्टी देश में, प्रदेश में, तो उससे सबक लिया, मेहनत किया। हालांकि आप देख लीजिए कि मेहनत इन्होंने कैराना उपचुनाव में भी किया था। और यही बात बता रहा हूँ, अब देखिए उन कैराना उपचुनाव का रिजल्ट देख लीजिए और आज के रिजल्ट देख लीजिए, एक समानता है। समानता क्या है? कैराना के कास्टिफिकेशंस को अगर आप जोड़ लीजिए, कैराना में पिछले 2014 में मिले दोनों दलों को वोटों को जोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से भारी पड़ते हैं। कास्टिफिकेशन देख लीजिए, भारी पड़ते हैं। उसके बावजूद भाजपा ने अच्छे प्रबंधन से वह उपचुनाव अच्छा लड़ा। अगर कास्टिफिकेशन पे वोटिंग होती तो भाजपा वहां कम से कम 2.5 लाख वोट हारना चाहिए था, लेकिन भाजपा की हार मेरे ख्याल 50,000 के दे दी थी। इसका मतलब उन्होंने चीजों को मैनेज किया। बिल्कुल, सुल्तानपुर से गठबंधन आगे चल रहा है सर, एक जगह ये स्थिति है। हाँ, शुरुआती रुझान में आगे चल रहा है। सुल्तानपुर में वैसे टक्कर थी, आपने टक्कर की सीटों में सुल्तानपुर को हाँ रखा है भी है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। वहाँ दिक्कत क्या है बता दें। अभी कास्टिफिकेशन वाली बात यही होती है। देखिए, उम्मीदवार का चयन कैसा आपने किया है। यहाँ दो चीज मैं इस पूरे परिणाम के पूर्व एक चीज बताना चाहता था, अभी वक्त है बताता हूँ कि यहाँ वर्टिकल डिवीजन में 2 चीजें हो गई थी। एक तो माना जा रहा था कि दलित, मुस्लिम और यादव वोट एक तरफ हैं, तो दूसरा एक ब्लॉक बना अपर कास्ट का प्लस गैर यादव पिछड़ों का, जिसमें अभी तक डिम्पल यादव जी भी मौर्य जी, डिम्पल यादव जी भी आगे चल रहे हैं। डिम्पल यादव अभी आगे चल रही हैं। बदायूं में 2,500 वोट से पीछे चल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। लेकिन वहाँ एक बड़ी चीज देखने वाली है रामेन जी, कि धर्मेंद्र यादव 2,000 वोट से खाली पीछे चलने महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि सलीम शेरवानी जैसा व्यक्ति जो वहाँ का बड़ा स्थापित राजनेता है, जो वहाँ से केंद्रीय मंत्री रहा है, उनको कुल 450-500 वोट अभी मिले हैं। तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। और ये ट्रेंड जानते हैं क्या बताता है? अब आप देखिएगा कि सहारनपुर की लड़ाई जैसी थी, सहारनपुर में कांग्रेस कितने वोट मिलते हैं। भाजपा को परेशानी एक बात की और हुई इस पूरे चुनाव में, भाजपा को इस बात की अपेक्षा थी कि कांग्रेस बेहतर लड़ेगी कई जगहों पर, और जहां ट्रायंगुलर फाइट होगी वहां भाजपा एकदम अप जाएगी। लेकिन कांग्रेस लड़ नहीं पाई। जो सीटें हम लोग उम्मीद लगाते थे कि यहाँ बेहतर लड़ेगी, वहां भाजपा बहुत बढ़िया, कांग्रेस बहुत बढ़िया नहीं लड़ पाई। तो इस वजह से एक डिवीजन ऑफ वोट्स जो होता है वो नहीं हो पाया। उसके बावजूद अगर बीजेपी रिजल्ट दिखा रही है तो इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने। चंद्रमोहन जी, SC/ST एक्ट बहाल करना, अंबेडकर जी से जुड़े स्थानों का निर्माण करना, ये क्या जो दलित वोट में सेंध लगा रहे हो, ये पहले से ही प्लान था कि कैसे कैसे हमको दलितों के अंदर 3 साल से काम आप कर रहे हो? मायावती जी को लग रहा था कि दलित कहीं नहीं जाएगा, वो तो मेरे साथ रहेगा। ऐसा है कि हम देखो, एक अंतर है, आपने देखा भी होगा कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते। और हमारे देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 2014 में बता दिया था कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आप देखेंगे कि इस बार का जो चुनाव का ट्रेंड आ रहा है, वो ये बता रहा है, ये तस्दीक कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि आप केवल जाति की और आप परिवार की और आप खुद की, आप बताओ, लोग कहेंगे अब मैं भी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, आपको बीच में रोके हम। हेमंत चौरसिया जी हमारे साथ हैं कुशीनगर से। हेमंत जी, क्या है अब तक का चुनाव रिजल्ट? जी, यहाँ अभी तक थोड़ा चुनाव तो बहुत लेट से यहाँ शुरू हुआ है, और पहले चरण का भी जो रिजल्ट आया है, इसमें भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे 1 नंबर पे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे यहाँ नथुनी कुशवाहा दूसरे नंबर पे हैं। जबकि देखा जाए तो यहाँ करीब 4,500 वोट से आगे बीजेपी चल रही है। ठीक, बिल्कुल। आपको ताज़ा अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, अपडेट देते रहिए और निगाह बनाए रखिएगा। हमारे साथ धनंजय जी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं।
विभा जी चली गई हैं, उनका समय खत्म हो गया, बहुत सारी जगहों पर जाना होता लोगों को। चंद्रमोहन जी आपके पास उसी सवाल पर, कैसे जो दलित वोट कैसे साधा आपने? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमने दलित वोट के लिए हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की। हमने तो अपने कामों को लेकर, जैसे केंद्र के द्वारा जो काम थे कि गरीबों को, अच्छा पैर वैर धोने वाला ही अब आपके मन में था? नहीं, हम तो धोते हैं ना। आप देखो, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझते हैं वो नहीं समझते हैं और ना समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि मायावती जी गरीब दलित के घर जाती हुई दिखाई दी क्या? और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको लगातार गरीबों के साथ, चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया, वो गरीब के घर गए, गरीब से मिलने गए। तो हम तो गरीब के और दलित के घर जा रहे थे, लेकिन अखिलेश जी, मायावती जी गरीब और दलित के पास जा रहे थे क्या? हम तो और हम आपको कहेंगे, जब हम उनके बीच में जा रहे थे, जब हमें गर्व महसूस हो रहा था कि भाई कुंभ की सफलता का श्रेय हम उनके पैरों में अर्पित कर रहे थे, तो हमें तो गर्व था। अब लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे। हमने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया कि आप मजाक और उपहास उड़ाओ। हमने कहा कि हम गरीब को बिजली का कनेक्शन देंगे, हमने बिजली का कनेक्शन दिया, निःशुल्क कनेक्शन दिया। तो हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे थे और वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, ये सामने था सबके। अब वो भैया बड़े लोग हैं, बड़े घर में पैदा हुए हैं, उनको मजाक उड़ाने का अधिकार है। तो आपने और हम तो छोटे लोग हैं, हम तो छोटे लोग हैं भाई। आप हमें गाली दो, आपको अधिकार है गाली देने का, हमें गाली खाने का है, हम गाली खाने की क्षमता बढ़ाएंगे अपनी। जी एक दौर था जब दलित वोट कांग्रेस के साथ मूव करता था, क्यों नहीं दोबारा वापस पा रही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? क्या जो बार बार गठबंधन राजीव जी से शुरू हुआ, मुलायम सिंह के साथ गठबंधन, और यहाँ तक जहाँ तक आए हो, आपका डे बाई डे क्षरण हुआ है, आप किसी गठबंधन से अप नहीं हो पा रहे हो, क्या चूक है राजनीतिक रूप से कहीं? रामेन जी बिल्कुल, जो है जो 90s के बाद जो अलायंस पॉलिटिक्स शुरू हुई और नई पॉलिटिक्स का उभार हुआ, ठीक है, उस हिसाब से जो है जो भी एक कोर वोटर होता था कांग्रेस का वो छिटका। लेकिन 2014 के बाद लगातार जो है दलित वोट नजदीक आया है। अभी जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए, हमने जो सुरक्षित सीटें थी वो लगातार जीती हैं हमने। और जो अभी आज का जो है जो रिजल्ट आएगा उस पे आप देखिएगा कि जो भी सुरक्षित सीटें होंगी हम लोग जीतेंगे। एक बात जो चंद्रमोहन जी कह रहे थे कि दलितों के लिए हमने काम किया, साहब सर आपके प्रवक्ता दुजेन जी कुछ कह रहे हैं, हम सुन लेते हैं उनको। दुजेन जी को सुना दीजिए सर, क्या कह रहे हैं? कि जो सेना का शौर्य पूरे देश के लिए होता है, उसको मोदी जी ने अपने पक्ष में बुलाने की बात की, जो देश के साथ विश्वासघात है, धोखा है। फिर भी हमारा सबसे ज़्यादा विश्वास है, जनता का जो वोट है वो हमारा वोट है। बाकी भारतीय जनता पार्टी देखिए अभी आगे क्या गुल खिलाती है, लेकिन हम अपने नेता और जनता पर विश्वास है और हमें उम्मीद है भी कि जो रुझान दिखाई दे रहा है वो आगे रुझान दिखाई नहीं देगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारे जो सम लोग हमारे यूपीए के साथ के लोग हैं उनके पक्ष में दिखाई देगा। बिल्कुल उम्मीद तो बनाए रखनी चाहिए। जिस तरीके की बात करेंगे, ये फेल्योर है कांग्रेस का या दूसरे पर जो बात कर रहे हैं? कर रहा था वो, देखिए ये जो कह रहे थे हमने दलितों के लिए काम किया, अगर दलितों के लिए काम करते हैं, जो दलित लोगों के पैर धुए थे, उनको क्या सेफ्टी किट नहीं दी जा सकती है? सीवर में जब वो साफ करते हैं, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा, जितने हमारे जवान वहां पे बॉर्डर पे नहीं मरते, उससे ज्यादा सफाई कर्मी हमारे यहाँ मर जाते हैं। तो सबसे मतलब एक होता है कि मतलब एक पिक्चराइजेशन और एक होता है रियल वर्क। 5 साल के अंदर सेफ्टी किट देना चाहिए ताकि एक भी कर्मचारी सीवर सफाई करते हुए मरे नहीं। दूसरी बात, जो दलितों के लिए स्कॉलरशिप सरकार ने वहां दे दिया ना आपने? नहीं, हमने क्या कहा है? हमने क्या कहा कि भाई आप नहीं, बिल्कुल है, जब यूपीए की हम उसे करेक्ट करेंगे। अगर यूपीए की सरकार आएगी तो हम इसे लेके आएंगे। चलिए हम आपको ताजा अपडेट आप कोई भी सवाल का जवाब तुरंत जवाब। सर आप इतना काहे उत्साहित? थोड़ा दूसरे पक्ष को भी देखिए, बीजेपी की तरफ मत देखिए, दूसरे पक्ष को भी देखिए। क्या चुनावी गजबे कर देते हैं। उमा जी, लखनऊ में 2 चरण की काउंटिंग खत्म हो गई है, तीसरे चरण की शुरू हो गई है और इस समय राजनाथ सिंह को लगभग 30,000 वोटों से राजनाथ सिंह चल रहे हैं। 49,719 वोट उनको मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर लगभग 21,000 वोट सपा गठबंधन पूनम सिन्हा को मिला है। और खास बात यह है कि लखनऊ की जो दूसरी लोकसभा सीट है मोहनलालगंज लोकसभा से बसपा गठबंधन प्रत्याशी CL वर्मा लगभग 1,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।
धन्यवाद उमाशंकर जी, निगाह बनाए रखिए, चूंकि लखनऊ हमारे लिए महत्वपूर्ण सीट है और उसका अपडेट हमको मिलता रहे, आप उस पर निगाह बनाए रखिए। बहुत बहुत आभार। धनंजय जी आपके पास आ रहे हैं जी। लखनऊ में आपकी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है और CL वर्मा जी आगे चल रहे हैं, जो भी आपने सुना है। बिल्कुल आजमगढ़ से अखिलेश यादव 37,000 वोटों से आगे चले, कुछ अच्छी स्थितियां हैं आपके साथ। क्या लग रहा है कि क्या परिणाम है आपके पास, क्या आएगा? अभी हम लोगों ने जो काम किया और पूरे 2 महीने का जो चुनाव अभियान चला, उसके आधार पर हम इस भरोसे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हम सभी को अभी रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो ये सामाजिक न्याय महापरिवर्तन से महागठबंधन से महापरिवर्तन का जो स्लोगन है हमारा, इस पर हमें पूरा भरोसा है कि शाम आते आते ये सच्चा साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज्य था 74-73 सीटों को लेकर के, उसको हम रोकने में जरूर कामयाब होंगे। हेमंत जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। जो धनंजय जी ने कहा कि जो सामाजिक न्याय है, जो ताना बाना बुने हैं, इनको अभी भी उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। सामाजिक न्याय मतलब क्या है? सामाजिक न्याय मतलब इन्होंने कहा कि यादव और जाटो को हमने एक साथ कर लिया, यही सामाजिक न्याय है ना। लेकिन कर कहाँ पाए? आप 2.5 महीने में नहीं कर सकते जी। 25 साल की जो ग्रास रूट लेवल पर राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी, उसको आप 25 दिन में दूर नहीं कर सकते हो। इतनी बड़ी सम्मोहन क्षमता, इतनी बड़ी जादुई शक्ति किसी में नहीं है, न अखिलेश जी के पास है, न मायावती जी के पास है। और उनको निकट अतीत भी देखना चाहिए। मायावती जी को इस बात का पूरा इल्हाम है कि 2014 में उनके दलित वोट कटे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, अच्छे खासे फीसद आए। तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि एकदम सो जाएगा? देखिए फर्क क्या हुआ। इनको समय से पहले गठबंधन करते, इलाके में जाते, दोनों दलों के निचले लोगों को बैठाते, आपस में बात कराते। क्योंकि एक ऑन रिकॉर्ड चीज बता रहा हूं, आप 1995 से लेकर के 2015 तक के खाली डाटा निकलवा लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस से, तो जो चुनावी क्लैशेज हुए हैं पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, जहां इनका वोट बैंक है, वो सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों वर्गों के बीच में हुए हैं। तो गांव की बात आप जानते हैं, गांव में पंचायत और प्रधानी के चुनाव की दुश्मनी आदमी जल्दी भूलता नहीं। इस पे इनको काम करना चाहिए था, काम नहीं कर पाए। आप खाली मंच से बात करके, भाषण करके जनता को एकदम से नहीं। और मुलायम सिंह अखिलेश यादव नहीं है, बड़ी बात है। मुलायम सिंह देते तो बुनियादी फर्क है सोच का ही। मुलायम सिंह तो लगातार हमेशा, एक बार सुनिए, आप मुलायम सिंह जिक्र किया, मुलायम सिंह ने कांग्रेस से भी अलायंस का विरोध किया था, कहा था अखिलेश डुबो रहे हैं, और मुलायम सिंह ने बसपा से गठबंधन का भी विरोध किया था। मतलब 2-3 सीटों पर तो अभी आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप मैं नहीं कर रहा हूँ, गठबंधन ठीक लड़ेगा, अच्छे वोट मिलेंगे, कम से कम कुछ ईस्टर्न यूपी की सीट्स पर, कुछ वेस्टर्न यूपी की सीट्स पर लड़ाई ठीक होगी। लेकिन अपर हैंड तो भाजपा का इन्होंने मौका दिया ना। बिल्कुल। समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से, वहाँ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया जी चुनाव लड़ रही हैं। क्या अपडेट है समीर, क्या लग रहा है, अब तक का रिजल्ट क्या है? रामेन जी, यहाँ पे चुनाव की काउंटिंग थोड़ी सी देर से शुरू हुई। यहाँ प्रत्याशी कुछ लेट आए हुए थे, तो लगभग यहाँ काउंटिंग, यहाँ सारी ईवीएम मशीनें लगभग आधे घंटे देर से खोली गई और उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। अभी इस समय पहले राउंड में 16,723 वोट अनुप्रिया पटेल ने पाई हैं और 12,803 वोट गठबंधन के प्रत्याशी रामचरित निषाद पाए हैं और 2,939 वोट कांग्रेस प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी जी पाए हैं। 3,920 वोट से इस समय अनुप्रिया जी आगे जा रही हैं। बिल्कुल। चलिए सभी निगाह बनाए रखिए, जो भी अपडेट है हम तक देते रहिए, क्योंकि चुनाव परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश के लोग पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लगे हुए हैं, देश के लोग देख रहे हैं कि क्या अपडेट है। चंद्रमोहन जी, जो सवाल धनंजय जी ने उठाया था, जो उत्तर दिया उन्होंने कि ये सामाजिक न्याय का गठबंधन है, बहुत पुराना, बहुत पीछे छूट गया है वो। अच्छा, उससे कोई लेना देना नहीं, बहुत पीछे छूट गया, उसको जनता ने भी छोड़ दिया। और देखिए, सामाजिक न्याय जब होता है तो तस्वीरें हैं, तस्वीरों का कोई जवाब नहीं होता है। हेमंत जी ने भी देखी है, सबने देखी है, आपने भी देखी है कि मायावती जी जब जाती हैं मैनपुरी में तो यादव परिवार पैर छूता है। जब मायावती जी कन्नौज जाती हैं तो डिम्पल जी पैर छूती हैं, लेकिन आकाश जी कहीं पर भी पैर नहीं छूते हैं। इसका दुष्प्रभाव बहुत रहा धनंजय जी, हालांकि इस पे अभी आएंगे। इसका मतलब देखिए धनंजय जी, मैं कोई भी बात कहूंगा, धनंजय जी को उसका काउंटर करना नहीं, ऐसा नहीं है। उसके तर्क गढ़ने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन सबने देखा है, जनता ने देखा है। और मैं आपको बता रहा हूं, धनंजय जी नोट कर लीजिए, फिरोजाबाद का जरा पता करा लीजिए
कि फिरोजाबाद में आप कहां पर खड़े हैं, हम कहां पर खड़े हुए हैं अभी। आज आप बताओ, कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो, हमारे सामान्य कार्यकर्ता वो तो रथ पे सवार थे, हम तो पैदल थे, और हम पैदल होकर उनको उनके सामने विकल्प प्रस्तुत कर रहे थे। आप देखो ना उठा के, आप फिरोजाबाद का बता दीजिए अपडेट। चलिए ये सही कि आप अभी भी पैदल हो, अब तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हम पैदल हैं। चलिए हम चलते हैं विजय जी के पास। विजय जी, क्या अपडेट है अब तक का जो उत्तर प्रदेश और देश के जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उसमें क्या अपडेट आपके पास है? धन्यवाद रामेंद्र। रिजल्ट कर तो यही नतीजा निकाला जा सकता है कि बीजेपी इस समय बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर सीट की अगर बात की जाए तो वहां से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उन्होंने बढ़त हासिल की हुई है, वहां पर वो आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा आजमगढ़ की सीट की अगर बात करें, साथ में हम अगर उन्नाव सीट की बात करें तो यहां पर साक्षी महाराज जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो इस समय करके आ, तो ये 2 सीटें चुनाव की बात यहां पर हुई है। इसके अलावा अगर एक बहुत ही बेहद अहम सीट की बात करें जिसको अमेठी हम कहते हैं, जहां पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की कांटे की टक्कर थी, वहां ताजा हालात यह है कि स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं और इस समय राहुल गांधी आगे हैं। कुछ देर पहले की अगर बात की जाए तो आगे थी, लेकिन रुझान पलटे हैं, यानी अब पीछे चल रही हैं इन सीटों से। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है यहां पर, एक चीज ये कि 3 सीटों का जो रुझान हमारे पास आया, जिनको हमने देखा, उसमें अमेठी की सीट भी थी और साथ ही जो है वो साक्षी महाराज की चुनाव की सीट भी थी। इनमें हमने देखा कि यहां पर बढ़त हासिल किए हुए हैं। बिल्कुल विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी अभी लौट कर फिर आएंगे ताजे अपडेट के लिए आपके पास। अनूप जी, चर्चा वहां से शुरू की थी, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश का जो राजनीतिक माहौल है वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है क्या? वायनाड से राहुल गांधी 65,000 मतों से आगे चल रहे हैं। जी, ये खुशी की खबर है। आप जी बिल्कुल, हमेशा कोई भी चीज होती है, चाहे चुनाव हो, 64,000, चाहे वो जो है हमारा जो है शारीरिक प्रक्रिया हो, गतिशील होती है, हमेशा आगे बढ़ती है। बिल्कुल बदलाव के दौर से गुजर रहा है और बदलाव हर जगह हो रहा है। बदलाव राजनीति में हो रहा है, बदलाव जो है सामाजिक जो ताना बाना उस पर भी बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव जो राजनीतिक बदलाव है, ये बदलाव 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि देश में कैसा बदलाव, देश की जनता ने क्या बदलाव किया है। उसको आप स्वीकार करेंगे और आगे नीतियां बनाएंगे उस हिसाब से। उसमें दिक्कत नहीं, हम तो स्वीकार करेंगे ही। हम कौन सा कह रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ, सब स्वीकार करना चाहिए, जो भी जनादेश है। धनंजय जी, आपके पास एक गंभीर सवाल लेके आ रहे हैं, ये गठबंधन कब तक चलेगा? सर अभी और आगे है, जब तक अखिलेश जी मायावती जी की बात मानते रहेंगे या मनवाएंगे भी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब से इस रामपुर से जयप्रदा जी 4,000 वोटों से आगे चल रही हैं। जी, जब हम लोग उपचुनाव में गए गोरखपुर, पीछे चल रही जी, बिल्कुल आप पीछे को भी आगे कर दे रहे हैं। रामेन जी, चलिए, जब उपचुनाव हुआ गोरखपुर का और फूलपुर का, और उसके बाद जब हमने जीत हासिल की, और उसमें समाजवादी पार्टी का साथ तमाम दलों ने दिया जी, उसमें से बहुजन समाज पार्टी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साथ देने में जी। और वहां से इसकी बुनियाद पड़ी और इस प्रयोग को सफलतापूर्वक लगातार अन्य उपचुनावों में भी प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने देखा कि हमने इस गठबंधन को सफलतापूर्वक जयप्रदा जी 4,000 वोटों से पीछे चले जी। तो इन परिस्थितियों में ये कहना, और जिस दिन से ये महागठबंधन हुआ उसी दिन से बहुत सारे देश के राजनेताओं को इस महागठबंधन का डर जो है वो सताने लगा, और उसी दिन से ये सवाल उठना शुरू हुआ कि ये महामिलावटी है और ये इसकी उम्र नहीं है और इसकी मियाद नहीं है। मैं इस सवाल पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, समाजवादी पार्टी हो और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों एक तरह के आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है। तो इन सामाजिक आंदोलनों का जब मिशन, इनके जो उद्देश्य एक, आज हम लोग चुनाव में गए एक साथ मिलकर के, परिणाम जो भी है सबके सामने अभी आएगा और जनादेश को हम सब स्वीकार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश के गरीबों के सामने, मजलूमों के सामने और देश के कमजोर लोगों के सामने जो सवाल है, उन सवालों को ये मूवमेंट, ये गठबंधन हमेशा उठाता है। प्रयास करते रहिए, चूंकि अब गठबंधन हुआ है तो देर तक चलेगा, हम अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल जी।
हेमंत जी, जिसकी बात हम जो धनंजय जी से कहा था, गठबंधन कब तक चलेगा, जब तक अखिलेश जी मायावती जी की बात मानते रहेंगे, या इसमें कुछ तथ्य हैं? देखिए, गठबंधन की वजह जानना इसके लिए बहुत जरूरी है रामेन जी। गठबंधन हुआ क्यों? बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि शीला दीक्षित जी 17,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। जब वो किसी भी दल के सामने अस्तित्व का प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से वो किसी भी विकल्प पर जा सकता है। आपने 2014 और 2017 के नतीजे देखे। ये नतीजे तब आए जब उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों में, करीब 25 वर्षों में 4 बार मायावती, 2 बार मुलायम सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। इसका मतलब उनका बड़ा जनाधार रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव में उनको परास्त किया। तो एक WWF की कुश्ती होती है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जब एक बड़ा पहलवान होता है, वो 2-3 पहलवानों को अलग अलग पटक देता है, तो 3-4 पहलवान एक साथ उसके ऊपर जुट जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल मैंने यही परिदृश्य देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को 0 पे ला दिया। 4 बार 25 वर्षों में 4 बार मुख्यमंत्री जिस पार्टी की बनी, वो पार्टी 0 पे आ गई। और समाजवादी पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी, पूर्ण बहुमत सरकार जिसके सारे मुख्यमंत्री बनी, उसको रखा नहीं कभी साथ, उसको 5 सीटों पर ला दिया। तो निश्चित रूप से फिर वो सुमो पहलवान वाली लड़ाई हो गई। इन्होंने कहा कि सब लोग साथ मिलकर उसी में, RLD भी एक पहलवान पीछे से आ गए। लेकिन हमेशा WWF की लड़ाई में यही नहीं होता कि 3-4 भी पटक दें। हमको लग रहा है कि यूपी की सियासत में WWF यानी सुमो पहलवानों की लड़ाई की रिप्लिका से दिख रही है। चलिए, हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है पूरी प्रयोगशाला है। कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा सबके लिए सीखने का है कि जो आगे जा रहे हैं वो भी इससे सीखेंगे, जो पीछे जा रहे हैं वो भी इससे सीखेंगे। हम बिल्कुल हम चल रहे हैं दिलशाद के पास जो न्यूज़ रूम है। न्यूज़ रूम से दिलशाद जी, क्या अपडेट है अब तक न्यूज़ रूम में? क्या देश की दिशा कौन सी जा रही है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? धन्यवाद रामेंद्र। जैसा आपको मालूम है कि आज नतीजों का दिन है, तो 23 मई की इंतजार सबको था, और खासकर जो राजनीतिक दलों के लोग हैं शायद ही उनको रात में नींद आई हो, क्योंकि उनको इंतजार था कब सुबह होगी और कब सुबह रुझान आना शुरू होंगे। हमारे यहाँ न्यूज़ रूम में भी बड़ी गहमा गहमी है, लगातार अपडेट्स आ रही हैं, हर जिले से, हर सीट से लगातार अपडेट्स आ रही हैं। कहीं से कोई आगे चल रहा है, कहीं से कोई पीछे चल रहा है, दिग्गज नेता आगे चल रहे हैं, दिग्गज नेता कहीं कहीं पीछे भी चल रहे हैं। ये लगातार अपडेट्स चल रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां तक बात करें तो ये मुकाबला बिल्कुल अपने आप में अलग था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबकी निगाहें थी। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुकाबले में मौजूद हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा हैं, ये भी खुद मौजूद हैं। और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो भी यहीं से चुनाव मैदान में हैं। तो जाहिर है पूरे देश की निगाह इस समय पूरे देश की निगाह लगी हुई है उत्तर प्रदेश के ऊपर। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अजय प्रकाश जी हैं। आइए उनसे कुछ बात करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास महत्व है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव नतीजे का। अजय जी, जिस तरह से रुझान अभी आने शुरू हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नतीजे और जो रुझान आ रहे हैं, क्या देश भर की निगाहें इन नतीजों रुझानों पर लगी होंगी? देखिए, सुबह से जिस तरीके से हम रुझानों को देखें तो कहीं के ऊपर कुछ आगे कुछ पीछे भी हमको दिखाई दे रहा है। सुबह से जब से पोस्टल बैलेट खुल रहे थे तब से भी हम देखें तो कभी लग रहा था कि कांग्रेस आगे दिख रही थी, कहीं के ऊपर बीजेपी आगे दिख रही थी, और बहुत सारी जो बातें चल रही थी उसी के बेसिस पर ही माना जा रहा था कि जैसे पूरे दिन के रिजल्ट्स रहेंगे। अभी भी रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो कभी जो है हमें दिखाई देता है कि वो राहुल गांधी जी आगे चल रहे हैं, कभी कोई तो उस तरीके से इन रुझानों के ऊपर सभी पूरे देश की ही निगाह उत्तर प्रदेश पे है। हम ये भी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से जो है लड़ रहे हैं चुनाव, अखिलेश जी भी लड़ रहे हैं, राहुल जी भी लड़ रहे हैं और सोनिया जी भी लड़ रही। तो इन सारे के सारे रुझान जितने भी हैं, जितने भी हमारे पास आ रहे हैं निरंतर, उसकी निगाह देश की इन्हीं रुझानों के ऊपर है। और जो अब तक रुझान सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो अभी हमने ये देखा कि जो गठबंधन हुआ, अगर गठबंधन की बात करें तो ये साफ साफ जातीय आधार पर था, और इसमें साफ साफ ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और साथ में राष्ट्रीय लोकदल और कहीं ना कहीं पीछे से कांग्रेस का हाथ भी इसके साथ में था। तो एक तरफ ये गठबंधन, दूसरी तरफ एकदम अकेले वो सामने दिखाई पड़ रहा था सिर्फ एक चेहरा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। तो क्या लगता है आपको कि ये जाति का गठबंधन जो था, कहीं जातिवाद कमजोर होता नजर आ रहा है? देखिए, मोदी का चेहरा जो है वो अपने आप में बहुत ही अहम रोल उसने इस बार निभाया है, और पूरे का पूरा चुनाव जो है मोदी बनाम
नॉन मोदी, इस तरीके से हुआ है। तो हम बात तो यहाँ के ऊपर गठबंधन की कर जरूर रहे थे, लेकिन जब गठबंधन भी बात करता था तो भी वो मिल करके कहता यही था कि हम मोदी के खिलाफ हैं। तो वो पूरे का पूरा चुनाव असल में वो मोदी के नाम पर ही हो रहा था। तो गठबंधन वैसे तो अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन मोदी वर्सेस नॉन मोदी हो रहा था चुनाव। तो गठबंधन एक अहम भूमिका जरूर निभा रहा था, कांग्रेस भी एक अहम भूमिका निभा रहा था, और शायद इसी वजह से अगर हम देखें मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। चुनाव जो है वो इस जगह पे आ गया। जातिगत बात पे जब हम आते हैं तो जातियों का जरूर रहा, लेकिन राष्ट्रवाद जो है शायद जातियों के ऊपर ज्यादा। ये राष्ट्रवाद पे आपसे हम एक चीज समझना चाहेंगे, जो राष्ट्रवाद की बात है, तो ये राष्ट्रवाद तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक मुद्दा रहा है राष्ट्रवाद का उनके लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या राष्ट्रवाद को एक नए सिरे से परिभाषित किया, जिसमें एक हम अगर याद करें कि 2014 के चुनाव के बाद जो काले धन के खिलाफ लड़ाई उन्होंने छेड़ी, जंग छेड़ी, उसमें जिस तरह से दिखाई पड़ा कि वो एक राष्ट्रवाद के को और ज्यादा पुख्ता करना चाहते हैं और लोगों को ईमानदारी की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को ईमानदारी की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या देश उसके लिए तैयार हो चुका? देखिए, खाली राष्ट्रवाद सिर्फ एक काले धन से ही नहीं आया, बहुत सारी ऐसी स्कीमें आई जिससे भी ये लगा कि राष्ट्र जो है वो अब ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अगर पूरे 5 साल का आप ये सफर देखें तो उसमें निरंतर अलग अलग समय पे किसी न किसी प्रकार की नई स्कीमें आ रही थी, प्रयास हो रहे थे कि हम कैसे राष्ट्र को और ज्यादा जो है मजबूत करें, कैसे राष्ट्र को ज्यादा मजबूत करें। और असल में यही सवाल है कि जो चुनाव था इस बार का लोकसभा का चुनाव, और वो साफ दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद के रूप में भी सामने आया था। उत्तर प्रदेश में खास दिखाई पड़ रहा है। वापस स्टूडियो चलते हैं और रामेंद्र के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वहां पे क्या कुछ चल रहा है। रामेंद्र। बिल्कुल दिलशाद जी, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रवाद परिभाषित किया है, आत्मसात किया है, ये मंथन का विषय है, ये चलता रहेगा। अब बिल्कुल गाजीपुर से श्री राम राय जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, चूंकि